ये बीजांड में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो केवल हम यहाँ पर फ्लावर देखते हैं, इसमें यहाँ पर ये पैटर्न्स हैं, ये सेपल्स हैं और ये इसका पेडिसिल है। ठीक है, तो अब इसमें से हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं जो नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए सबसे इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं। पहला तो है ये पेडिसिल, पुष्पवृंत, फिर दूसरा है सेपल, दल, तीसरा पेटल, सेपल बाह्य दल, पेटल, दल, फिर ये पुंकेसर, एंड्रोशियम, ये स्टाइल, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, फिर ये वर्तिका, स्टाइल, यहाँ नीचे है ये अंडाशय, ओवरी। ठीक, तो अपन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देखते हैं, हर पार्ट्स को एक एक बार लिखते जाएंगे और देखेंगे इनमें क्या चेंजेस होते हैं। तो पहला है पुष्पवृंत, ये बाद में किस में परिवर्तित हो जाता है, फल का व्रत बना लेता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो पार्ट है बाह्य दल, दल, उमंग, ये इनकी स्थितियां अलग अलग होती हैं। किसी किसी में बाह्य दल जो है वो चिरलग्न होते हैं, जैसे बैंगन में, तो वो बहुत समय तक लगे रहते हैं। किसी में ये नष्ट हो जाते हैं, किसी में कुछ समय तक, जैसे टमाटर में लगे होते हैं, तोरई में लगे होते हैं, अमरूद में लगे होते हैं और कुछ समय बाद निकल जाते हैं। तो इनमें ये या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर अलग अलग प्रकार की इनकी परिस्थितियां होती हैं। फिर तीसरा हम आते हैं इसमें वर्तिकाग्र व वर्तिका, ये भी नष्ट हो जाती है, सूख जाती है, झड़ जाती है। अब हम आते हैं बीजांड पर, अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय में भी अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें। तो इसकी जो भित्ति है ये चेंज हो जाती है फल भित्ति में, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में चेंज हो जाती है और जो अंडाशय है वो खुद फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अंडाशय की जो भित्ति है, अलग से लिख देते हैं इसको, अंडाशय भित्ति फल भित्ति बनाती है, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय में जो खाद्य पदार्थ जमा हो जाते हैं। फिर छठा हम आते हैं अब बीजांड। बीजांड के भी अलग अलग भाग हैं, तो अलग अलग भागों को हम अलग अलग देखते हैं। बीजांड व्रंत, ये अंडक का व्रंत बना लेता है। बीजांड में जहां पर बीजांड व्रंत से जुड़ा रहता है उस हिस्से को हाइलम या नाभिक कहते हैं, हाइलम ऑब्लिक नाभिक। ये एज इट इज रहता है, ये रहता ही है, और अंडक का भी नाभिक ही बनाता है, हाइलम भी कहते हैं इसे और नाभिक भी कहते हैं, एज इट इज रहते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते। फिर अगला जो बीजांड का भाग है उसमें है उसके अध्यावरण। अध्यावरण दो होते हैं, हमने पढ़ा है, जिसमें से एक जो है बाह्य अध्यावरण और एक अंतः अध्यावरण होता है। तो जो बाह्य होता है वो टेस्टा बनाता है और जो अंतः आवरण है वो टेगमेन बनाता है, बीज चोल, बीज चोल बनाते हैं ये दोनों ही। बीज चोल दो होते हैं
और बीज चोल में जो बाहर वाला आवरण है टेस्टा कहलाता है, अंदर वाला आवरण टेगमेन कहलाता है। तो बीज अध्यावरण क्या बनाते हैं? बीज चोल दो होते हैं, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण टेस्टा बनाता है, अंत अध्यावरण टेगमेन बनाता है। इसके बाद अदर पार्ट्स जो है इसमें देखते हैं, यहां से मैं लिख लेती हूँ। डी, बीजांड का जो अगला भाग है यानी न्यूसिलस, न्यूसिलस किसी किसी पौधे में ये परिभ्रूण में परिवर्तित हो जाता है या फिर ये नष्ट हो जाता है। फिर अगला पार्ट यदि हम देखें तो इसमें अंडकोशा ये भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा अगला भाग जो ध्रुवी केंद्रक थे, केंद्रक ये भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाते हैं। और भी कोशिकाएं होती है इसमें, सहायक कोशिकाएं, नष्ट हो जाती है। और प्रतिध्रुव कोशिकाएं ये भी नष्ट हो जाती है। तो ये तो थे केवल फ्लावर में होने वाले परिवर्तन जो अंडाशय जो निषेचन के पश्चात होते हैं। जैसे ही बीजांड में अंडकोश का निषेचित होती है तो पुष्पवंत व्रत में रहता है, नष्ट नहीं होता। बाह्यदल, दल, उमंग इसकी अलग अलग स्थितियां होती हैं। किसी में ये उपस्थित रहते हैं और किसी में ये नष्ट हो जाते हैं। वर्तिकाग्र वर्तिका सूख कर नष्ट हो जाती है। अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, उसमें भोज्य पदार्थ जमा हो जाते हैं। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है। जो अंदर बीजांड पाया जाता है अंडाशय के अंदर, उसमें बीजांड ग्रंथ अंडक के ग्रंथ में परिवर्तित हो जाता है। हाइलम, हाइलम वो हिस्सा है जहां से व्रंत और न्यूसिलस आपस में बीजांड जुड़े होते हैं, वो एज इट इज वैसा ही रहता है। जो बीजांड के आवरण है बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। तो बाह्य अध्यावरण टेस्टा बनाता है, अंत अध्यावरण टेगमेन बनाता है, और ये दोनों मिलकर कहलाते हैं बीज चोल। अब अगला जो इसमें पार्ट होता है न्यूसिलस बीजांड में, वो किसी किसी में नष्ट हो जाता है, किसी में परिभ्रूण के रूप में उपस्थित रहता है। अंड कोशिका, ये अंड कोशिका भ्रूण के रूप में भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। द्विध्रुवी केंद्रक भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। ये भी किसी किसी में कुछ समय पश्चात जैसे जैसे भ्रूण परिपक्व होता है तो भ्रूणपोष नष्ट हो जाता है, किसी किसी में उपस्थित होता है। जो सहायक कोशिकाएं हैं ये नष्ट हो जाती हैं और प्रतिध्रुव कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब जो हमारा अगला टॉपिक है पढ़ने के लिए, बीजों के प्रकार। होता क्या है, अभी अपन ने पढ़ा कि भ्रूण कोश बनता है ना, तो जब फल बन रहा है तो कुछ कुछ बीजों में क्या होता है कि जैसे फर्दर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो उस समय में कुछ बीजों में बीज पत्र में भोजन संचित होता है और कुछ में बीज पत्र में ना होकर भ्रूणपोष में होता है। इस आधार पर भी बीजों को दो भागों में बांटा गया है। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है और अंतिम समय तक भ्रूणपोष के भोजन से ही भ्रूण का पोषण होता है, तो ऐसे बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष परिपक्व होने पर नष्ट हो जाता है, केवल बीज पत्र में ही भोजन संचित होता है, उन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और कुछ बीजों में न्यूसिलस भ्रूणपोष के चारों तरफ जमा होकर परिभ्रूणपोष भी बनाता है, तो उन्हें परिभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। ठीक है, तो बीज के भी कितने टाइप है? 3 टाइप है। पहला है भ्रूणपोषी बीज,
ऐसे बीज जिनमें बीज पत्र में भोजन इकट्ठा ना होकर, जिनमें भ्रूण के परिपक्व होने तक भ्रूण के परिपक्व होने तक भ्रूण कोश उपस्थित रहता है, उन्हें हम कहते हैं भ्रूणपोषी बीज। और इनमें इनके एग्जाम्पल है इमली, अरंड, पपीता। अब दूसरा टाइप है इसमें बीज का भ्रूणपोषी बीज। ऐसे बीज जिनमें बीज के परिपक्व होने तक भ्रूणपोष नष्ट हो जाता है, भ्रूण के परिपक्व होने में भ्रूण के परिपक्व होने में केवल बीज पत्र में भोजन संचय होता है। तो ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। ठीक है, और इनका एग्जाम्पल है चना, मटर, सेम। अब ऐसे बीज जिनमें परिभ्रूणपोष पाया जाता है तो उन्हें कहा जाता है परिभ्रूणपोषी बीज। जब न्यूसेलस का कुछ कोशिकाएं न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं भ्रूण कोश के चारों ओर जमा होकर परिभ्रूण बना लेती हैं। तो ऐसे वाले बीज जिनमें ये उपस्थित हो उन्हें परिभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। ठीक है, तो भ्रूणपोष है नहीं है, परिपक्व होने के बाद उस आधार पर बीज को तीन भागों में बांटा जा सकता है। भ्रूणपोषी जिनमें अंत समय तक भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, उसी में भोजन संचित होता है, वो ही भ्रूण का पोषण करता है, उन्हें भ्रूणपोषी बीज। जैसे इमली, अरंड और पपीते में अभ्रूणपोषी बीज जिनमें भ्रूण के परिपक्व होने में भ्रूणकोश नष्ट हो जाता है, भोजन केवल बीज पत्र में संचय होता है, उन्हें कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज। जैसे चना, मटर, सेम। परिभ्रूणपोषी बीज जिसमें न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं परिभ्रूण का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो अगले टॉपिक पढ़ने हैं उसके पहले एक थोड़ी सी बात आप समझ लें कि जब किसी भी फ्लावर से, किसी भी पुष्प से जब फल का निर्माण होता है तो उस समय में यदि अंडाशय से फल का निर्माण हो, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाए, अंडाशय में भोजन जमा हो, तो इस प्रकार जो फल बनता है उसे सत्य फल कहा जाता है। और ऐसे फल जिनमें फल का निर्माण, फल मीन्स जिसको हम खाते हैं,
तो हम उसको फल बोलते हैं। लेकिन सत्य फल वो है जो अंडाशय से बना है, अंडाशय में भोजन जमा होने से बना है। और ऐसे फल जो अंडाशय में भोजन जमा होने से ना बनकर पुष्प के किसी अन्य भाग के में भोजन जमा होने से बनते हैं, तो ऐसे फलों को कूट फल कहा जाता है, झूठे फल। तो दो शब्द मैंने आपको अभी बताए, एक है सत्य फल, ये किससे बनता है, अंडाशय में भोजन के जमा होने से। और दूसरा शब्द मैंने अभी बोला आपको कूट फल। कूट फल ये अंडाशय से नहीं बनते, अंडाशय के अलावा पुष्प का कोई और भाग यदि फल का निर्माण करता है तो ऐसे फलों को कूट फल कहते हैं। जैसे एप्पल, काजू, ये सब इसी की श्रेणी में आते हैं। बाकी में जो हिस्सा है वो हिस्सा वो अंडाशय से बनता है, इसलिए उसे सत्य फल कहते हैं। ठीक है, तो एप्पल को अपन फल तो बोलते हैं, लेकिन वो फल नहीं है भाई, वो सत्य फल नहीं है, कूट फल है। हम खाते हैं उसको। उसका फल मालूम कौन सा होता है, जो बीज का भाग जहाँ पर बीज जमा होता है। फल किसे कहते हैं, जो अंडाशय से बना। तो उसका अंडाशय कहाँ पर, केवल बीच में जो कड़क हिस्सा होता है, बीज जमा होते केवल उतना हिस्सा, और वो खाने लायक नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन कुछ मेन टॉपिक इस लेसन में रह गए हैं जिनको हम पढ़ते हैं। अब लास्ट ये इसका वीडियो है जिसमें हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। पहला है जो पूछे जाते हैं अक्सर, असंग जनन, इसे एपोमिक्सिस भी कहा जाता है। ठीक, फिर दूसरा अगला जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है पार्थिनोजेनेसिस। कौन सा पढ़ना है, पार्थिनोजेनेसिस। और तीसरा टॉपिक है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक, तो इसमें आप बहुत ध्यान से पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उससे आपके पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये न्यूक्लियस के अंदर ये कोशिकाएं होती हैं। ये बहुत बार हम रिवाइज इसको कर चुके हैं, हमें मालूम है। ये जो कोशिका है अंड कोशिका, इस अंड कोशिका से भ्रूण बनता है और इससे भ्रूणकोश बनता है। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये भी मालूम है, हम पढ़ चुके हैं लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन पढ़ चुके हैं। तो ये जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका किससे बनती है, अंड कोशिका किससे बनती है, पहले न्यूक्लियस बनता है, उसकी एक कोशिका आर्किस्पोरियल कोशिका कहलाती है, और उसमें विभाजन से फिर मात्र कोशिकाएं बनती है, और उन बीजाणु मात्र कोशिकाओं से फिर उसके बाद उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने से जो कोशिका बनती है उनसे फिर नर केंद्रक मिलता है, तो क्या बनता है, आगे भ्रूण और बीज बनते हैं। किंतु यदि ऐसा हो कि जब बीज बन रहा है और या फिर अंड कोशिका बन रही है, तब उसमें अर्धसूत्री विभाजन जो है वो क्या हो जाए, स्किप हो जाए, ना हो पाए, तो उस समय में जो अंड कोशिका बनेगी उसमें क्रोमोसोम आधे ना होकर डबल होंगे, द्विगुणित होंगे, आगुणित नहीं होंगे, हैप्लॉइड ना होकर डिप्लॉइड होंगे। देखिए, अपन को अच्छे से मालूम है कि हम इस लेसन में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे, और लैंगिक जनन में जो हमने पढ़ा है गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन, उसमें गुरु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अंड कोशिकाएं बनती है, जो कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनती है। अर्धसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं बनती है, और नर कोशिका में भी, लघु बीजाणु जनन में भी नर केंद्रक बनता है, वो भी आगुणित होता है। आगुणित नर कोशिका, आगुणित मात्र कोशिका मिलकर बना लेते हैं, भ्रूण बनाते हैं, जो कि द्विगुणित होता है ना। सामान्यता पहले समझ लीजिए क्या होता है, सामान्य जनन। सामान्य जनन में क्या होता है,
इसको पहले समझ लीजिए कि अंड कोशिका इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? N। और इसका नर कोशिका से निषेचन हुआ तो नर कोशिका में भी क्रोमोसोम कितने होते हैं? N। क्यों N है? क्योंकि दोनों का ही निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हुआ है। तो इन दोनों के मिलने से जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है? भ्रूण बनता है। और भ्रूण में क्रोमोसोम की संख्या पुनः कितनी हो जाती है? 2n। और पूरी बॉडी जो पूरा बीज बनता है, पूरा जो पौधा होता है वो डबल n यानी द्विगुणित होता है। इसे हम कहते हैं n मतलब आगुणित, हैप्लॉइड भी कहा जाता है इसको, हैप्लॉइड भी कह सकते हैं। और जो पूरा पौधा है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड, यानी जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड होता है। उसमें अर्धसूत्री विभाजन से फिर अंडकोशिका नर कोशिकाएं बनती हैं। ये हमने लघु बीजाणुजनन गुरु बीजाणुजनन में पढ़ा है। ठीक है। यदि किसी कारण से और इन दोनों में यदि ये क्रिया हुई तो इस क्रिया को हम कौन सी क्रिया बोलते हैं? निषेचन की क्रिया। अब यदि किसी कारण से क्या हो जाए, क्या क्या हो सकता है, देखिए। पहला, ये इसमें बाकी में कोई भी कोशिकाओं पर फोकस नहीं कर रही हूं, केवल अंड कोशिका पर फोकस कर रही हूं। ये अंड कोशिका है और इसमें क्या क्या हो सकता है, अलग अलग स्थितियां। पहला, ये N है, आगुणित है, ठीक है, और इसमें निषेचन नहीं हुआ, किसी भी कारण से, कोई भी कारण से निषेचन नहीं हो पाया, एवं इसमें क्या हुआ? इसमें विभाजन कोशिकाओं का होता गया, भ्रूण बन गया। एक स्थिति ये हो सकती है, ठीक है, ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि ये जो कोशिकाएं बनी हैं, ये जब बन रही थी तो जो अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए था वो अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। मतलब इसमें जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब 2n है। कैसी है? 2n। किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है कि जब बीजांड बन रहा था, ये कोशिकाएं बन रही थी, तब इनकी जो मदर सेल थी उनमें किसी भी कारण से आगुणित बनाने के लिए जो अर्धसूत्री विभाजन था नहीं हो पाया। मात्र कोशा में अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाया तो क्या होगा? इसकी सभी कोशिकाएं भ्रूण कोश की कोशिकाएं कैसी होंगी? सभी कोशिकाएं द्विगुणित होंगी। अब द्विगुणित होंगी और इन्हीं में फिर निषेचन तो नहीं हुआ, लेकिन बिना निषेचन के ही इनमें विभाजन हुए और विभाजन के पश्चात इससे भ्रूण का निर्माण हो गया। ये दूसरी स्थिति है, ठीक है। अब तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि ये भ्रूणकोश है, इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है ना। और ये इस तरह से होता है। इसमें मैं पूरा नहीं बना रही थी आपको कि अंदर तो कोशिकाएं हैं, वो N है यानी आगुणित है, लेकिन जो भ्रूण बना, तब भ्रूण बनते समय ये न्यूक्लियस की कोई कोशिका अंदर आ गई या आवरण की कोशिकाएं अंदर आ गई, कोई भी कोशिकाएं विभाजन करने लगी और अचानक से अंदर आ गई और अंदर आकर उन्होंने क्या किया? विभाजन कर भ्रूण का निर्माण कर लिया। तो क्या बोला मैंने कि क्या स्थिति है इसमें? भ्रूण कोश की के
आवरण या न्यूक्लियस की कोशिका कहाँ प्रवेश कर रही है? भ्रूण कोश में प्रवेश कर भ्रूण बना रही है। तो इस स्थिति में जो भ्रूण बनेगा, आप देखो तीनों स्थितियां बिल्कुल अलग अलग है। पहली स्थिति जब कोशिकाएं तो सब आगुणित है, इनमें कोशिकाएं कैसी है? सब आगुणित, सभी कोशिकाएं कैसी है? आगुणित। भ्रूण कोश के अंदर की कोशिकाएं आगुणित है। इसमें भ्रूण कोश की कोशिकाएं कैसी है? द्विगुणित है। इसमें भी कोशिकाएं कैसी है? आगुणित है। अब देखिए जो भ्रूण होता है हमेशा भ्रूण कैसा होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये वाली स्थिति में यहाँ पर निषेचन नहीं हो पाया, कोशिकाएं आगुणित थी, इनमें विभाजन नहीं होकर इनमें इन कोशिकाओं में विभाजन हुआ, भ्रूण बन गया। इससे जो बीज बनेगा वो बीज कैसा होगा? बीज से जो पौधा बनेगा वो बंध्य होगा। जो पौधा उत्पन्न होगा वो बंध्य होगा। फिर इसमें तो पहले से ही डबल द्विगुणित कोशिकाएं हैं, तो इनके विभाजन से जो पौधा बनेगा वो द्विगुणित ही होगा। इससे बनने वाला पौधा कैसा होगा? आगुणित होगा। अब इसमें n कोशिकाएं हैं, लेकिन इनमें से किसी से भी भ्रूण नहीं बना, बाहर से कोशिकाएं आई और उनसे भ्रूण बन गया। तो इस समय जो भ्रूण बनेगा वो भी कैसा होगा? द्विगुणित। भ्रूण कैसा बनेगा? भ्रूण द्विगुणित। कोशिकाएं तो अगुणित है, लेकिन भ्रूण कैसा बनेगा? द्विगुणित। तो तीनों ही स्थितियां अलग है, तीनों को ही अलग अलग नाम है। तो पहला जिसमें भ्रूण कोशिका द्विगुणित होती है, इसे कहा जाता है आवर्ती एपोमेक्सिस या असंघजनन। ठीक है, ये आवर्ती द्विगुणित। और इस स्थिति में कहा जाएगा अनावर्ती असंघजनन। ठीक, और इसे कहा जाएगा अपस्थानिक असंघजनन। ठीक, तो असंघजनन क्या है? उल्टा चल रहे हैं अपन। असंघजनन जब बिना निषेचन के भ्रूण बन जाता है। किसी भी पुष्प में बिना निषेचन के भ्रूण बनने की क्रिया को असंघजनन कहते हैं। वास्तव में भ्रूण कब बनता है? निषेचन के पश्चात। किंतु यदि किसी भी कारण से जो निषेचन नहीं हो पा रहा है फिर भी भ्रूण बन गया है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? असंघजनन कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, अनावर्ती, आवर्ती और अपस्थानिक। एपोमेक्सिस भी इसे कहा जाता है। और इस प्रकार जो बीज बनता है उसे एपोमेक्टिक बीज कहा जाता है। अनावर्ती में जो बीजांड के अंदर भ्रूण कोश है उसकी कोशिकाएं तो आगुणित होती है और इन्हीं के विभाजन से बीज भ्रूण बन जाता है जो कि आगुणित होता है और ऐसे बीज बंध्य होते हैं। फिर अगला जो है आवर्ती असंघजनन, ये किसमें होता है? ये इसमें जब मात्र कोशिका से अंड कोशिकाएं, विभिन्न कोशिकाएं बन रही थी, उस समय इनमें किसी भी कारण से अर्धसूत्री विभाजन स्किप हो जाता, नहीं हो पाता, तब इसमें सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और ये विभाजन करने के पश्चात भ्रूण का निर्माण करती है। वो भ्रूण द्विगुणित होता है और सामान्य पौधे को जन्म देता है। तीसरा प्रकार है अपस्थानिक असंघजनन, जिसमें जो सामान्य बीजांड होता है, सामान्य इसकी कोशिकाएं होती हैं, आगुणित कोशिकाएं होती हैं, किंतु उनसे भ्रूण ना बनकर आसपास न्यूक्लियस की या अध्यवरण की कोशिकाएं विभाजित करती है, संख्या में ज्यादा हो जाती है तो अंदर प्रवेश करती है और विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करती है। तो ऐसे एपोमेक्सिस को, ऐसे असंघजनन को हम अपस्थानिक असंघजनन कहते हैं। ठीक है, या बीजांड का कि न्यूक्लियस से कहीं से भी ये बन जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? असंघजनन, अपस्थानिक असंघजनन।
तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा, आसंजन कंप्लीट हो गया। आसंजनन 3 प्रकार का होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये भी लगभग वैसा ही है टॉपिक। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्थिनोजेनेसिस। जो पार्थिनोजेनेसिस है इसमें केवल एक ही स्थिति है कि इसमें जो भ्रूण है, इसमें जो बीजांड है उसके अंदर जो भ्रूण कोश है उसमें जो कोशिकाएं हैं सब आगुणित होती हैं। कैसी होती है? सब आगुणित होती हैं। परंतु इस पार्थिनोजेनेसिस में होता क्या है, ये भी वही है कि बिना निषेचन के अंड का बनना, बिना निषेचन के भ्रूण का बनना, अंडे का बीज का बनना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन स्थितियां अलग है। इसमें केवल एक स्थिति है कि निषेचन फेल हो जाता है। जो निषेचन है, निषेचन नहीं हो पाता। अब क्यों नहीं हो पाता, क्या क्या कारण हो सकते हैं निषेचन ना होने के? तो पहला कारण है कि यदि निषेचन नहीं हो पाता, क्यों? कारण कि पराग नलिका अंडकोशा तक ना पहुंचे। फिर दूसरा, यानी निषेचन के लिए सब क्रियाएं हुई लेकिन निषेचन संभव नहीं हो पाया। फिर पराग जो नर केंद्रक आ रहा था, नर केंद्रक का संलयन अंड कोशिका से ना हो पाना। ठीक है। फिर तीसरा और क्या कंडीशन हो सकती है कि नर युग्मक पराग नलिका से आ रहे थे लेकिन नर युग्मक क्या हो गए? नष्ट हो गए। किसी भी कारण से वो नष्ट हो गए। अब या फिर और क्या हो सकता है कि जो अंड कोशिका थी, अंड कोशिका पहले परिपक्व होकर नष्ट हो गई। तो यदि नर केंद्रक आ भी रहा है तो उससे क्या नहीं होगा, उससे उसका संलयन नहीं हो पाएगा। या फिर युग्मक, जो नर युग्मक थे वो क्या हो गए? नष्ट हो गए। इन परिस्थितियों में यदि किसी भी पुष्प में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो इसमें अंडाशय में उपस्थित ये जो कोशिकाएं हैं इनमें से कोई भी कोशिकाएं, या तो अंड कोशिका या फिर कोई भी कोशिकाएं विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करती है, बीज का निर्माण करती है। उस क्रिया को पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन तीसरा है बहुभ्रूणता। तीसरा जो टॉपिक हमें पढ़ना था, ये सिट्रस फलों में पार्थिनोजेनेसिस अधिकतर पाया जाता है। वो आजकल हार्मोन की मदद से जबरदस्ती पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया कराई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जा सके। अब है जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक, अब बहुभ्रूणता में क्या होता है, देखिए ये है और ये है ये आवरण है, बाह्य आवरण और अंतःआवरण। ये बीजांड द्वार है, ये यहाँ पर ये हाइलम है, ये बीजांड ग्रंथ है और ये वाला हिस्सा जो चेलिजा है ये बीजांड द्वार है। ये सब आपको अच्छे से पता है।
और हमें ये भी पता है कि ये कौन सी कोशिका है, अंड कोशिका, जो निषेचन में भाग लेती है, ये कोशिका और ये कोशिका। इससे अभी हमें मतलब नहीं है, भ्रूण इससे बनता है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बहुभ्रूणता क्यों हो सकती है? बहुभ्रूणता के कई कारण हो सकते हैं। पहला कि जब इससे भ्रूण बन रहा था तो भ्रूण का विदलन हो जाए, यानी एक जो भ्रूण बनने वाला था वो एक भ्रूण बनते बनते उसमें बहुत सारे विभाजन हो जाए और विभाजन से एक भ्रूण ही कई भ्रूणों में परिवर्तित हो जाए। एक से कई भ्रूण बन जाए, मतलब पॉलीएम्ब्रियोनिक है क्या? जब एक ही बीजांड में हमको बहुत सारे भ्रूण प्राप्त होते हैं। एक से कई भ्रूण बनना, यानी सामान्य निषेचन हुआ था, सामान्य सब कुछ हुआ था, भ्रूण बन रहा था, लेकिन भ्रूण में अचानक से विदलन हुआ और एक भ्रूण से कई भ्रूण बन गए। फिर दूसरी कंडीशन क्या है इसमें कि यदि अध्यावरण की कोशिकाएं या न्यूक्लियस की कोशिकाएं उनमें विभाजन होने लगा और ये कोशिकाओं में तेजी से विभाजन होकर ये अंदर की ओर प्रवेश कर गई, तो यहाँ पर भी आकर ये क्या करने लगती है, सभी कोशिकाएं, जो कोशिकाएं भी, चाहे वो बाह्य अध्यावरण की हो या फिर वो न्यूक्लियस की हो, कहीं की भी हो, वो आकर जब यहाँ पर अंदर प्रवेश कर जाती है, यानी दूसरी कंडीशन क्या है, अध्यावरण अथवा न्यूक्लियस मीन्स बीजांडकाएं, कहाँ प्रवेश कर जाए, भ्रूण कोश में। जब ज्यादा विभाजन उनमें होने लगता है तब ऐसा होता है, विभाजन करके कई भ्रूण बना ले। दो कंडीशन है, एक पहली कंडीशन कि एक भ्रूण बन रहा था लेकिन उसमें कई विभाजन हुए अलग अलग और एक ही भ्रूण से कई भ्रूण बन गए। दूसरा क्या कंडीशन हो सकती है कि आजू बाजू की बीजांडकाय की या फिर अध्यावरण की कोशिकाएं भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाएं और वहां विभाजन करके वो कई भ्रूण का निर्माण करें। तो इस कंडीशन में एक ही बीजांड में बहुत सारे भ्रूण प्राप्त होते हैं और ये कई सिट्रस फलों में तथा आम की कुछ किस्मों में ये देखने को मिलता है। सिट्रस फलों में अधिकतर और आम की फलों में भी ये देखने को मिलता है। आजकल तो इसे ज्यादा भ्रूण प्राप्त करने के लिए हार्मोन्स की मदद से इस क्रिया को करवाया भी जाता है। तो बच्चों आज ये लेसन हमारा खत्म हो गया, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। लास्ट टॉपिक हम आज पढ़ रहे थे और मुझे लगता है आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसमें आप ये जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, पार्थेनोजेनेसिस, असंघजनन एपोमेक्सिस और बहुभ्रूणता, इसको भी अवश्य ही पढ़ ले, काफी पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। ठीक है, और उसके पहले हमने सत्यफल, कूटफल पढ़ा, भ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज, है ना, तो ये सब भी आप अच्छे से उसको पढ़ लेंगे। निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कौन सी चीज किसमें बदलती है, ये भी आपको बनना चाहिए, काफी पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। चलिए आज के प्रश्न, ठीक, तो पहला प्रश्न है, निषेचन के पश्चात अंडाशय की भित्ति से क्या बनता है? दूसरा, निषेचन के पश्चात अंड कोशिका से क्या बनता है? निषेचन के पश्चात द्विध्रुवी केंद्रक से क्या बनता है? चौथा, भ्रूणपोषी बीज के उदाहरण दीजिए। और पांचवा, अभ्रूणपोषी बीज के उदाहरण दीजिए। ठीक है, ओके, गुड लक, अच्छे से पढ़ें।